हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल ए जनरल बैंकिंग ऑपरेशन का चैप्टर 2 जो है केवाईसी और एएमएल गाइडलाइंस, इसको शुरू करेंगे। इसका पार्ट 1 है। सबसे पहले देखते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग किस में डिफाइन किया गया है? पीएमएल यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी कार्य जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जानबूझ के या अनजाने में या नोइंगली या अननोइंगली किसी भी पार्टी को हेल्प करता है जो किसी ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व है जो क्राइम करता है या टेररिस्ट का काम है, ऐसा कोई भी या अनअटेन्ड प्रॉपर्टी है, वो इस ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, ये मतलब है कुल मिलाकर कहना है कि किसी भी तरह से भाई कोई भी क्राइम होगा तो पैसा उसमें इन्वॉल्व होगा ना, पैसे के बिना तो कोई क्राइम नहीं होगा। तो उस पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें अगर किसी की भी लिप्तता पाई जाती है तो वो किस में आएगा? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत कवर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये 4 लेयर्स होती हैं, स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जिन्हें कहा जाता है। नाम क्या है? प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। ऐसे आप जैसे आपके बैंक में होता है ना पीएलआई, प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव होता है, उसी तरह से पीएलआई याद कर लीजिए। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, मनी लॉन्ड्रिंग की ये 3 स्टेजेस हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। प्लेसमेंट का मतलब है फिजिकल डिस्पोजल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी जो भी करी गई उसका जो भी पैसा प्राप्त हुआ है उसका फिजिकल प्रोसीड, उसका जो पैसा है उसको फिजिकली उसको डिस्पोज करना। ठीक है, वो पहला स्टेप है। उसके बाद लेयरिंग क्या है? लेयरिंग का मतलब क्या है कि उस पैसे को कई लेयर्स में बांटा जाता है उसमें, जिससे कि ऑडिट ट्रेल में पता ना चले, साथ ही साथ एनोनिमिटी यानी किसका पैसा है, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा, मतलब ए से बी को, बी से डी को, डी को सी को, सी से एफ को जे से, इस तरह से पैसा बार ट्रांसफर करके उसको लेयर कर देंगे। समझ रहे हैं? कहीं जमा किया, कहीं निकाल लिया, कहीं किसी को लोन में यूज कर लिया, कहीं इन्वेस्ट, इस तरह से उसको बोलेंगे लेयरिंग का प्रोसेस। इंटीग्रेशन क्या है? लेयरिंग करने के बाद इस पैसे को जनरल इकोनॉमी में लेजिटिमेटली डाल देना, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। ये लास्ट स्टेप होता है। तो पीएलआई, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, ये 3 स्टेप्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म जो होता है उसमें बेसिकली 4 स्टेज। तो क्या? रेजिंग, मूविंग, स्टोरिंग, यूजिंग। मतलब पैसा पहले रेज करना, फिर पैसे को मूव करना, फिर उसको स्टोर करना एक जगह, उसके बाद उसको यूज करना किस पर्पज से? टेररिज्म के पर्पज से। ये स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट्स बवाल बैंकिंग क्लास। ऑल्सो गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहली बात तो ये है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके क्या क्या ऑब्जेक्शन, क्यों प्रिवेंट करना है? पहली चीज़ तो ये है कि इसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स जो भी होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम से उनको हटाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना जरूरी है। दूसरा, सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना हो सके उनको रोकने के लिए प्रिवेंशन ज़रूरी है मनी लॉन्ड्रिंग का। तीसरी चीज़ है जो इकोनॉमी, उसमें कोई फाइनेंशियल क्राइम्स ना कंडक्ट किए जाएँ और टेररिस्ट्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक्सेस ना मिले, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस के लिए सेक्शन 45 में बताया गया, जो एक्ट है पीएमएलए एक्ट 2002, उसमें सेक्शन 45 में बताया गया कि सभी ऑफेंस जो भी पीएमएलए के अंतर्गत आते हैं वो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। मतलब सब में 7 साल से ऊपर की सजा हो जाएगी, और नॉन बेलेबल यानी कि इसमें देखिए कॉग्निजेबल नॉन 2 तरह के होते हैं, और बेलेबल नॉन बेलेबल होता है, मतलब इसमें जमानत नहीं मिलेगी, ये है नॉन बेलेबल का मतलब। सेक्शन 4 जो है पीएमएलए का, वो बताता है कि इसमें इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग में फंसने पर मिनिमम जो इम्प्रिजमेंट है वो 3 साल का और मैक्सिमम 7 साल का होता है। और यदि इसमें ड्रग्स भी इन्वॉल्व है, मतलब नार्कोटिक्स, ड्रग्स और ये सब चीज़ें भी अगर इसमें इन्वॉल्व पाई जाती हैं और उस एक्ट के अंतर्गत कवर होता है, तो इसमें मैक्सिमम 10 साल तक की सजा हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, क्या क्या मेजर्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क को कम करने के लिए, क्या क्या मेजर्स यूज़ किए जाते हैं? पहली बात तो जो भी आपके कस्टमर हैं जिनसे आप फाइनेंशियल डीलिंग कर रहे हैं उनको बेहतर तरीके से जानो, उनको समझो। उसके बाद जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ आपको कोई लगे तो उसको एफआईयू का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करोगे। जो भी रेगुलेटरी और लॉ की गाइडलाइंस उनको फॉलो करना है, और अपने स्टाफ को केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स में अच्छे से ट्रेन करना है। नो योर कस्टमर पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नो योर कस्टमर पॉलिसी आने से पहले क्या होता था कि आरबीआई ने क्या कर रखा था कि कस्टमर में एक दूसरे को लोग इंट्रोड्यूस करते थे। आपको याद भी होगा बहुत पहले जब नो योर कस्टमर पॉलिसी नहीं आई थी, तब कस्टमर इंट्रोडक्शन के थ्रू ही नया बैंक में अकाउंट खोल सकता था, या फिर वो अच्छे से एग्जिस्टिंग कस्टमर को जब जानता होगा तभी वो उसको रेफर करेगा। इस तरह से वो प्रोसेस था। बाद में केवाईसी गाइडलाइंस आ गई तो वॉक इन कस्टमर भी अलाउ हो गए।
जो भी कस्टमर है जिससे आपने केवाईसी लिया गया है, वो उसका बेसिक क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये सिर्फ उस पर्सन का नाम है, उसकी डीलिंग से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एक्चुअली उसी पर्सन का होना चाहिए और उस पर्सन को एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ना सिर्फ अकाउंट होल्डर्स बल्कि जो भी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वन टाइम ट्रांसफर है, मतलब आपके पास कोई वॉकिंग कस्टमर आया, उसने कहा 50,000 फला जगह भेज दीजिए, भले ही आपके उसका अकाउंट होल्डर नहीं है, लेकिन आपको भेजना पड़ेगा 50,000, क्यों? क्योंकि रूल है आरबीआई का। साथ ही साथ वहाँ होता है ड्राफ्ट बनवाने आया हो आपसे, तो वो भी आपका कस्टमर नहीं, लेकिन 50,000 से नीचे का ड्राफ्ट वो आपसे बनवा सकता है विदाउट हैविंग अकाउंट विद यू। तो उस केस में उसका भी केवाईसी लेना कंपलसरी है। फॉर द पर्पस ऑफ केवाईसी रिक्वायरमेंट, बैंक को कुछ वाइड रेंज ऑफ पर्सन इसके लिए रखने पड़ते हैं, जैसे कि जो भी लोग फिक्स डिपॉजिट खोलेंगे उनकी केवाईसी कंपलसरी है। कोई क्रेडिट बेस्ड फैसिलिटी लेता है, चाहे फंड बेस्ड हो नॉन फंड बेस्ड हो। फंड बेस्ड मतलब जब मॉनिटरी लोन होता है, और नॉन फंड बेस्ड का मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी, ये चीज़ होंगी नॉन फंड बेस्ड में। रेमिटेंस फैसिलिटी को स्टैंड अलोन पर्पज से यूज़ करा, कोई आता है कहता है भैया 50,000 रुपये नेपाल भेजने हैं, तो आपको भेजना पड़ेगा क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है, लेकिन आपको केवाईसी लेना कंपलसरी है। डीमैट अकाउंट खोलने पर, पीपीएफ अकाउंट के लिए, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे कि इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड अगर बैंक बेच रहा है तो उस केस में केवाईसी कंपलसरी है। सेफ कस्टडी सर्विसेज यानी डिपॉजिट लॉकर्स वगैरह के लिए भी केवाईसी कंपलसरी है, और रेमिटेंस अगर पे आउट के लिए है तो भी केवाईसी कंपलसरी है। या अगर मान लीजिए कहीं से पैसा आया भी है, किसी और ने भेजा 50,000 रुपये और कहा कि इनको थर्ड पर्सन लेने आया कि मेरा पैसा आया मुझे दे दीजिए, ठीक है, तो उस केस में भी आप केवाईसी लोगे, भले ही रिसीविंग रेमिटेंस है तब भी। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट में क्या कहा गया बेसिकली कि रिस्क बेस्ड अप्रोच रखनी है, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी रहेगी, उसके थ्रू ही रिस्क को मैनेज किया जाएगा। रिस्क असेसमेंट के लिए कहा गया है कि जो भी जियोग्राफिकल प्रेजेंस, मतलब आपके ब्रांच की क्या लोकेशन है, वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या पॉपुलेशन का साइज़ है, क्या काम करते हैं ज़्यादातर लोग, किस तरह के काम में लिप्त हैं, ये सब चीज़ें देख कर ही रिसर्च किया जाता है उस एरिया का। कस्टमर रिस्क का क्या मतलब है? जो कस्टमर है वो किस तरह के प्रोफाइल में आएगा, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, वो डिपेंड करता है उसके काम धाम पर। अब मान लीजिए पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है तो वो तो हाई रिस्क में आ जाएगा, और स्टूडेंट है तो वो लो रिस्क में आ जाएगा, ऐसे होता है। रोल ऑफ अदर फंक्शंस का क्या मतलब है? जो भी बैंक की इंटरनल ऑडिट टीम होगी वो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करेगी केवाईसी और एएमएल पॉलिसी का, लीगल और लीगल रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं वो देखेगा, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी जैसे कि स्मार्ट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग, बैंक आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, तो केवाईसी को और ध्यान रखना है। स्टाफ हायरिंग और ट्रेनिंग के लिए कहा गया कि बैंक स्टाफ जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्की रहता है। क्यों? क्योंकि भाई सीधे वो हायरिंग प्रोसेस से आ रहे हैं, तो अगर उनके पास एक्सेस भी पूरे सिस्टम का है, पूरे बिजनेस को वो जान भी रहे हैं, तो अगर वो कुछ गलत करेंगे तो बड़ा कांड हो सकता है। इसलिए स्टाफ हायरिंग और ट्रेनिंग पे भी रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान होना चाहिए। इसके बाद है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक द सेशन, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव अस अ थम्स अप एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।